हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल आईक्यू नॉलेज। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स बुक का चैप्टर 5 सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड का पार्ट 2। तो इससे पहले वाले पार्ट में जो हमने आधा चैप्टर कवर किया था, तो उसमें हमने सिक्योरिटी का मीनिंग है ना, ये सारी चीजें जान ली थी। फिर हमने जो ट्रेडिशनल नोशन देखा था सिक्योरिटी का, जिसमें जो है आर्म्ड फोर्सेस की बात करते हैं, मिलिट्री वगैरह का यूज करते हैं। ठीक है, बाहर वाला स्टेट जो है हमारे ऊपर अटैक ना कर दे, एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर अटैक ना कर दे, ये चीजों की बात की जाती है यहाँ पर। ठीक है, तो ट्रेडिशनली जो है इस तरीके से सिक्योरिटी को देखा जाता है। कई सारी ट्रीटीज के बारे में भी हमने पढ़ा था। ओके, जैसे कि जो है स्टार्ट ट्रीटी के बारे में पढ़ा था, है ना? एनपीटी के बारे में बताया था हमने आपको, नॉन प्रोलिफिकेशन जो ट्रीटी है। ओके, ये देखो एनपीटी के बारे में दिखाया था, है ना? बताया था जो न्यूक्लियर को रोकने की बात करते हैं, न्यूक्लियर पावर को। पर इसको बहुत बायस्ड ट्रीटी कहा जाता है, ये भी हमने आपको समझाया था, है ना? क्योंकि ये डोमिनेंस क्रिएट करती है, ओनली 5 कंट्रीज जो है परमानेंट मेंबर्स उनके पास में बस रहेंगे फिर। जो न्यूक्लियर वेपन्स बाकी सारी जो कंट्रीज़ हैं, वो लोग जो पोज़ेस नहीं कर सकते, ठीक है? जो न्यूक्लियर वेपन, तो स्टार ट्रीटी के बारे में भी हमने पढ़ा था। ओके, अब हमें देखना था नॉन ट्रेडिशनल नोशन। तो नॉन ट्रेडिशनल में क्या-क्या चीज़ें आती हैं सिक्योरिटी के? तो इसमें जो है हम मिलिट्री वगैरह से मिलिट्री थ्रेट के बारे में बात नहीं करते, इससे और जो दूसरी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। दूसरे जो थ्रेट्स हैं, जो खतरा है, जो डेंजर है, ठीक है? जो अफ़ेक्ट करते हैं ह्यूमन एक्सिस्टेंस को। ओके, तो इसमें हम क्वेश्चन करते हैं, जो ट्रेडिशनली जो चीज़ें मान के आ रहे हैं हम सिक्योरिटी से रिलेटेड, क्वेश्चन करते हैं 3 एलिमेंट जो सिक्योरिटी के हैं, ठीक है? व्हाट इज़ बीइंग सिक्योर्ड, किसको बचाना है, ठीक है? फ्रॉम व्हाट काइंड ऑफ थ्रेट, किस किस तरीके के खतरे से बचाना है, एंड अप्रोच किस तरीके से लेना है हमें सिक्योरिटी का। ओके, तो सिक्योरिटी किसके लिए, ठीक है? इन ट्रेडिशनल जो सिक्योरिटी जो हम ट्रेडिशनल में पढ़ते थे, जो पहले से चला आ रहा है पुराने टाइम पर, है ना? तो वो सिक्योरिटी कंसेप्शन में हम मानते हैं कि स्टेट और उसकी टेरिटरी को, गवर्निंग इंस्टीट्यूशन को बचाना ज़रूरी है ना? जो कंट्री हो गई, ठीक है? कंट्री में गवर्नमेंट है, ओके? कंट्री की पूरी टेरिटरीज़, जैसे कि हमारा भारत है, तो भारत जो है, ठीक है? अंडमान निकोबार हमारे आइलैंड्स हैं, है ना? और जो हो गया अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप हमारे आइलैंड है, तो पूरा टेरिटोरियल एरिया को कवर करती हैं भारत के, है ना? तो इसको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। तो ऐसे लेते हैं हम ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी को, ओके? अब देखते हैं हम नॉन ट्रेडिशनल कंसेप्शन में और ज़्यादा एक्सपेंड करते हैं हम। तो इसमें हम बात करते हैं ट्रेडिशनल फॉर हू, सिक्योरिटी फॉर हू? सिक्योरिटी किसके लिए? नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में जो रिप्लाई किया जाता है कि सिर्फ स्टेट की सिक्योरिटी की बात नहीं करते हैं, यहाँ पर इंडिविजुअल, कम्युनिटीज़ जो हैं, ठीक है? ह्यूमन काइंड, पूरे जो है मानव जाति के बारे में बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है? नॉन ट्रेडिशनल में। ट्रेडिशनल में हम सिर्फ स्टेट वगैरह की बात करते हैं, इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं। ओके, नॉन ट्रेडिशनल व्यू जो है सिक्योरिटी को ह्यूमन सिक्योरिटी की तरह देखते हैं, या फिर ग्लोबल सिक्योरिटी की तरह देखते हैं। ह्यूमन सिक्योरिटी क्या है? ह्यूमन सिक्योरिटी है लोगों का प्रोटेक्ट करना। ओके, स्टेट के प्रोटेक्शन से ज़्यादा जो है लोगों का प्रोटेक्शन इम्पोर्टेंट होता है। ह्यूमन सिक्योरिटी एंड स्टेट सिक्योरिटी जो होता है, तो इसको सेम तरीके से देखा जाता है। ओके, ह्यूमन सिक्योरिटी और स्टेट सिक्योरिटी को। बट सिक्योर स्टेट जो होता है, उसकी वजह से जो है ऑटोमेटिकली सिक्योर पीपल नहीं हो पाते हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि स्टेट जो है एक अच्छा सिक्योर है, ठीक है? तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ के लोग भी बहुत ही ज़्यादा सिक्योर हैं, अच्छे से रह रहे हैं, वहाँ पर सभी लोगों की ज़िंदगी अच्छी है। तो ठीक है, तो अपने सिटीज़न्स को हमने फॉरेन अटैक से तो बचा लिया, ठीक है? बाहर का कोई भी आपके देश में अटैक नहीं करेगा, तो उससे हमने अपने नागरिकों को बचा लिया, ठीक है? तो ये सिर्फ़ कंडीशन नहीं होती है सिक्योरिटी की, ये तो ज़रूरी होता है, इसके साथ-साथ जो है और भी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, पर सफिशिएंट नहीं होती है, ठीक है? आपने बाहर से बचा लिया लोगों को, ओके, कि बाहर के लोग जो है अटैक ना करें, बट गवर्नमेंट से कौन बचाएगा, ठीक है? आप कह सकते हो कि बाहर का कोई हमारे ऊपर अटैक नहीं करेगा, ठीक है? हमारे लोगों के ऊपर, हमारे सिटीज़न्स के ऊपर इंडियन सेफ है। पर अगर गवर्नमेंट ही अटकी करने लगे, गवर्नमेंट ही लोगों को मारने लगे, फिर क्या करोगे? है ना? जैसे चाइना की गवर्नमेंट के खिलाफ चाइना में कोई भी कुछ भी नहीं बोल सकता। अगर उनकी गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोलते हो, तो वो लोग जो है फिर उठा लेते हैं उनको, ठीक है? जैसे कि चाइना में जो है रोहिंग्या रोहिंग्या नहीं, उइघुर उइघुर कम्युनिटी है, तो उनको जो भई प्रोटेक्शन तो प्रोवाइड नहीं करता है, माइनॉरिटी कम्युनिटी है चाइना की, उनके ऊपर अत्याचार करता है, उनको जो है गायब करवा देता है, ठीक है? मरवा देता है उनको। ऐसे ही जो है हमें देखने को मिलता है, पाकिस्तान में माइनॉरिटी कम्युनिटी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, बांग्लादेश में हो रहा है ना? तो गवर्नमेंट से कौन बचाएगा उनको, है ना? तो
अगर देखें 100 सालों में पिछले 100 सालों में बहुत सारे लोगों की जान गई है उनकी खुद की गवर्नमेंट के हाथों रेदर देन फॉरेन आर्मीज़। तो फॉरेन आर्मीज़ तो भई बाहर से बाउंड्री से जो लड़ाई झगड़ा होता है थोड़ा-थोड़ा, पर जो है सबसे ज़्यादा जान तो गवर्नमेंट खुद ही ले लेती है अपने नागरिकों की, है ना? तो जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो ह्यूमन सिक्योरिटी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स की जो इंसानों जो है एक इंसान जो है उसका प्रोटेक्शन की बात करते हैं। ओके डिफरेंसेस आते हैं कि किस खतरे से इंडिविजुअल को बचाना है, ये भी तो देखना पड़ेगा कि कौन-सा खतरा है ना? तो प्रोपोनेंट्स जो होते हैं नैरो कांसेप्ट ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी पे फोकस नहीं करना है। मतलब कि जो नैरो कांसेप्ट देखा जाता है मतलब छोटे तरीके से देखा जा रहा है जब हम मतलब हमारा सोचने का दायरा छोटा है, जब हम ह्यूमन सिक्योरिटी को देखते हैं, तो हम सिर्फ यही खतरा देखते हैं ह्यूमन सिक्योरिटी पे कि वॉयलेंट ना हो, उनको मारा ना जाए, उनको पीटा ना जाए, ठीक है? वॉयलेंट थ्रेट ना हो इंडिविजुअल के लिए। जो मार-मार के जो खतरा पहुँचा रहे हैं, वो ना हो। तो जो यूएन सेक्रेटरी जनरल थे, कोफी अन्नान पुराने जो सेक्रेटरी जनरल थे, वो कहते हैं प्रोटेक्शन ऑफ कम्युनिटीज़ एंड इंडिविजुअल फ्रॉम इंटरनल वायलेंस। तो जो देश के अंदर इंटरनली जो वायलेंस हो रहा है, उससे प्रोटेक्ट करना है इंडिविजुअल्स को, कम्युनिटीज़ को। ठीक है? ये हो गई नैरो डेफिनिशन कि हम सिर्फ वायलेंस वाली चीज़ों की बात कर रहे हैं। वायलेंस के अलावा भी चीज़ें होती हैं, जिसकी वजह से ह्यूमन सिक्योरिटी को खतरा पहुँचता है। तो जब हम ब्रॉड चीज़ों को देखते हैं ना, बड़े नज़रिया से एक्सपेंड करते हैं, जब अपने दिमाग के हॉरिज़ॉन को और बढ़ाते हैं और सोचते हैं, तो ह्यूमन सिक्योरिटी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जैसे कि हंगर, ठीक है? अगर इंसान के पास में खाना ही नहीं है, भूख से वो मर रहा है, तो क्या ये ह्यूमन सिक्योरिटी है? नहीं, ये ह्यूमन सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है? जैसे कि ट्रॉपिकल रीजन में, गरीब कंट्रीज़ में देखें, तो बहुत सारे लोगों की जान जाती है डिसीज़ से। कोविड की वैक्सीन इतनी जल्दी बन गई क्योंकि ये जो है अमीरों को अफ़ेक्ट कर रहा था, ठीक है? ये जो है भेदभाव नहीं कर रहा था किसी के साथ भी, चाहे अमीर हो, रिच हो या फिर कोई पुअर हो या फिर कोई डेवलपिंग कंट्री में हो या कोई भी डेवलप्ड कंट्री में हो, सबको चपेट में ले रहा था कोविड, ठीक है? इसलिए इसके ऊपर इतना ज़्यादा देखा गया और इसलिए इसकी वैक्सीन बनी। वरना ऐसी कई सारी बीमारी हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज़ में हैं, ठीक है? जो पुअर पीपल जिसको झेलते हैं, उनके लिए जो है ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं होता है, उनके लिए सालों लग जाती है दवाई बनने में, ठीक है? कोविड की कितनी फटाफट बना ली थी, सब लोग लग गए थे इसको बनाने में दवाई। तो वही बात है कि डिसीज़ से भी प्रोटेक्शन होना ज़रूरी है, ठीक है? नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं, तो गवर्नमेंट भी जो है पता चल रहा है बहुत बड़े-बड़े जो है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगा रही है पहाड़ी इलाकों में, जहाँ पर अर्थक्वेक वग़ैरह आ रहे हैं, है ना? तो यहाँ नेचुरल डिज़ास्टर्स हो सकते हैं, जिसको ह्यूमन मेड भी कहते हैं, ह्यूमन इंड्यूस्ड भी कहते हैं, ठीक है? ह्यूमन इंड्यूस्ड डिजास्टर्स तो प्रोटेक्शन करना लोगों का ऐसे जो है पहले चेक कर लेना एनवायरमेंटल वल्नरेबिलिटी देख लेना वहां पर कि कहीं वो जो है डिजास्टर प्रोन जोन तो नहीं है ना? अगर नेचुरल डिजास्टर होता है तो लोगों को रिहैबिलिटेट करना, है ना? उनको पहले उनको बचाना, फिर उनकी जिंदगी दोबारा से सुधारना, ठीक है? तो कई सारे लोगों की इससे जान जाती है रेदर देन वॉर। अगर वॉर के कंपेयर में हम कंपेयर करते हैं जीनोसाइड और टेररिज्म तीनों को मिलाते हैं ना, उससे ज्यादा जान तो भाई हंगर डिसीज और नेचुरल डिज़ास्टर ले लेते हैं। ऐसे ही ना ऐसा भी बोला जाता है कि टेररिज्म जो है लोगों को मुद्दा जो है भटकाने के लिए भी यूज़ करते हैं। टेररिज्म होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। पर हर साल जो है रोड एक्सीडेंट से हमारे देश में बहुत सारे लोगों की जान जाती है, ठीक है? जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ेज़ हैं उससे भी बहुत सारे लोगों की जान जाती है। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ेज़ जो एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसमिट नहीं होती हैं, ठीक है? जैसे कोविड है, एक से दूसरे में ट्रांसमिट हो रहा था, ठीक है? दूसरे में पहुँच रहा था वो वायरस, इसलिए उसको कम्युनिकेबल डिसीज़ कहेंगे। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ जैसे कि ओबेसिटी हो गया, ठीक है? कैंसर हो गया, है ना? डायबिटीज़ हो गया, ऐसी डिसीज़ है जो कि इंसान के अंदर ही रहती है, ठीक है? छूने से नहीं फैलती हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि इन चीज़ों से ज़्यादा जान जाती है। तो वैसे ही यहाँ पर बात की गई कि जीनोसाइड वॉर और टेररिज्म को भी हम मिला देंगे ना, उससे ज़्यादा जान तो है हंगर, डिसीज़ और नेचुरल डिज़ास्टर्स ले जाते हैं लोगों की। ह्यूमन सिक्योरिटी पॉलिसी आर्ग्यू करते हैं कि लोगों को प्रोटेक्ट करना है इन थ्रेट से, ठीक है? और वॉयलेंस से भी, तो सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट करना है। हमें हंगर नहीं होना चाहिए, लोगों को खाना मिले, फूड मिले, ठीक है? फूड सिक्योरिटी हो लोगों के लिए, शुरू में हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि फूड सिक्योरिटी होना भी ज़रूरी है। एजुकेशन मिले, हेल्थ मिले, लोगों की अच्छी ज़िंदगी हो और उसके साथ-साथ जो है वॉयलेंस वगैरह से प्रोटेक्ट करना उनको, क्राइम वगैरह ना हो ज़्यादा। तो सब चीज़ों में ह्यूमन सिक्योरिटी होनी चाहिए। ह्यूमन सिक्योरिटी के एजेंडा में जो है इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी आती है, ठीक है? कि जो है पता चला गरीब है इंसान तो भई उसके तो क्या ही बोले फिर, है ना? सोसाइटी में कैसी ही कंडीशन देखने को मिलती है। ओके, थ्रेट जो होता है ह्यूमन डिग्निटी को, ओके?
कि ह्यूमन डिग्निटी भी होनी चाहिए, ह्यूमन डिग्निटी को खतरा होता है तो उसको भी ह्यूमन सिक्योरिटी में जो है एजेंडा में इंक्लूड किया है। ओके, ठीक है? तो यहाँ पर 2 चीज़ों पे फ़ोकस दिया गया है, फ्रीडम फ्रॉम वांट, ठीक है? और फ्रीडम फ्रॉम फियर। ओके, एक तो हो गया डर, जब डर की बात कर रहे हैं तो वॉयलेंस वगैरह और कई चीज़ों का डर हो सकता है ना? जैसे कि म्यांमार में देखें तो मिलिट्री उनके ऊपर खुद उनकी देश की खुद की मिलिट्री उनके ऊपर अत्याचार कर रही है। तो उनको फ्रीडम से भी मतलब फ़ियर है ना वहाँ पर भी, ठीक है? डर बना हुआ है, तो डर से आज़ादी, ठीक है? लोगों को डर ना लगे, ओके? वो खुल के अपनी लाइफ़ को एन्जॉय कर सकें, ओके? किसी का डर ना हो उनके ऊपर कि कोई उनको ज़बरदस्ती जैसे पुलिस से लोग डरते हैं, तो डर लगता है ना क्योंकि पुलिस जो है उनकी इमेज ही ऐसी है, वो लोग करप्शन करते हैं, मारपीट करते हैं, लोगों को फालतू में अरेस्ट करते हैं, जबकि हमारा कानून जो है इनको इतनी पावर नहीं देता है, ठीक है? हमारा संविधान इनको इतनी पावर नहीं देता। पुलिस को फ्रेंडली होना चाहिए लोगों के, है ना? तो फ्रीडम फ्रॉम फियर, तो डर से आज़ादी होनी चाहिए, फ्रीडम फ्रॉम वांट, ठीक है? अपने पास खाना ही नहीं है, ठीक है? चीज़ें ही नहीं है जिससे अपन अच्छी ज़िंदगी जी सकें, तो हमेशा यही लगा रहेगा कि ये चाहिए, वो चाहिए, है ना? जो दिहाड़ी में काम करते हैं रोज़, तो वो सोचते हैं अगर काम नहीं मिला तो शाम की रोटी कैसे खाएँगे, है ना? 2 वक़्त का खाना कैसे खिलाएँगे अपनी फैमिली को, ओके? तो फ्रीडम फ्रॉम वांट, तो वांट से भी आपको आज़ादी मिले, ठीक है? जब इंसान का पेट भरा होता है ना, तब वो दोबारा दूसरी चीज़ों के बारे में सोच पाता है। ओके, जब भूख लगी होगी ना, तो कहते हैं ना भूखे पेट भगवान के भजन नहीं होते। ओके, तो ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। आइडिया ऑफ द ग्लोबल ग्लोबल सिक्योरिटी का जो आइडिया है 1990s में निकल के आया था, रिस्पॉन्स टू ग्लोबल नेचर ऑफ थ्रेट, ठीक है? जब ना पूरी दुनिया को खतरा है किसी चीज से, तब निकल के आया ग्लोबल सिक्योरिटी का कंसेप्ट 1990s में। ओके, तो इसमें हम बात करते हैं किसकी कि ग्लोबल नेचर जो मतलब कि सभी पूरी दुनिया को खतरा पहुंचा रही है, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज होगा तो ऐसा नहीं कि अमीर देश जो है बच जाएंगे और गरीब देश हैं, आइलैंड नेशंस हैं, तो वो सारे लोग बस अफ़ेक्ट होंगे इससे, ठीक है? सभी लोग अफ़ेक्ट होंगे। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है? कैलिफ़ोर्निया में देखा कितनी भयंकर आग लगती है जंगलों में, है ना? जो कई सारे जो है छोटे-छोटे आइलैंड्स हैं, पलाव हो गया, इंडोनेशिया हो गया, तो कई सारे आइलैंड्स जो डूब रहे हैं, ओके? जो है हीट वेव्स देखने को मिल रही है, नॉर्मल टेम्परेचर से जो है 5 से 4 डिग्री जो है और बढ़ा हुआ टेम्परेचर और ज़्यादा, ओके? और जो कंटीन्यूअसली बढ़ता जा रहा है टेम्परेचर, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है, लोगों की हेल्थ भी अफ़ेक्ट हो रही है इससे। इंटरनेशनल टेररिज़्म, ओके? टेररिज़्म जो है ना जब यूएस के ऊपर अटैक हो गया, पहले ये डेवलप्ड कंट्रीज़ मानते ही नहीं थे कि टेररिज़्म एक बड़ी प्रॉब्लम है। इंडिया बोलता रहता था कि भई हाँ, टेररिज़्म भी है, ये भी लोगों को अफ़ेक्ट करता है, इससे लोगों की जान जाती है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पर डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं वेस्ट के जैसे कि यूएस वग़ैरह हो गई, यूरोप की, ये लोग नहीं मानते थे। जब 2001 में यूएस के ऊपर अटैक हो गया ना, तब इनको समझ में आया कि टेररिज़्म जो होता है, ठीक है? टेररिज़्म अफ़ेक्ट कर सकता है। हेल्थ एपिडेमिक्स जैसे कि एड्स हो गया और बर्ड फ्लू हो गया, तो ये फैलने वाली जो बीमारियाँ हो जाती हैं, ठीक है? तो इनसे भी जो है जो ग्लोबल प्रॉब्लम है ये, ओके? कोई एक कंट्री इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकती है, ओके? तो सारी कंट्रीज़ को साथ में आना पड़ेगा, जैसे कि हेल्थ की एपिडेमिक्स आ जाती ना, कोविड की पैंडेमिक आई थी, तो सभी देशों को साथ में आना पड़ा था, है ना? सभी लोगों को साथ में काम करना पड़ा था। तो ऐसी सिचुएशंस में एक कंट्री जो है, तो लोगों को इसका जो कंट्रीज़ को ना इसका हर्जाना भुगतना पड़ता है, ठीक है? कुछ कंट्रीज़ को ज़्यादा भी भुगतना पड़ता है जब एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है। ठीक है, यहाँ पर एग्ज़ाम्पल भी दिया हुआ है, ग्लोबल वार्मिंग की वज़ह से सी लेवल बढ़ रहा है, ठीक है? मतलब कि जो समुद्र का लेवल है ना बढ़ता जा रहा है, ठीक है? ज़मीन डूबती जा रही है। 1.5 से लेकर के 2.0 मीटर्स तक बढ़ गया है, जिसकी वजह से फ्लड भी आई, 20% एरिया जो है बांग्लादेश का वहाँ पर, ठीक है? तो इनंडेट हो गया मालदीव्स जो है पूरा मतलब कि मालदीव्स अभी देख रहे हैं तो बढ़ रहा है, ठीक है? सी लेवल बढ़ रहा है, डूब रहा है। थ्रेट कर रहा है हाल्फ ऑफ द पॉपुलेशन, थाईलैंड की पॉपुलेशन अफेक्ट हो रही है इससे। ओके, इंडोनेशिया ने तो अपनी कैपिटल भी शिफ्ट कर दी थी, क्योंकि जो है वहाँ डूब रहा है उनका आइलैंड, ठीक है? तो ये प्रॉब्लम जो है ग्लोबल नेचर की है। इंटरनेशनल कोऑपरेशन इसमें बहुत ज़रूरी है। भले ही ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, इसको अचीव ना कर पाएँ, फिर भी जो है इंटरनेशनली सारी कंट्रीज़ को साथ में आना चाहिए, ओके? और ये मुश्किल होता है क्योंकि जैसे कि अभी देखो ट्रम्प कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज वग़ैरह खुद कुछ नहीं होता है, नेचर अपने आप को खुद ठीक कर लेगा। तो क्लाइमेट चेंज वग़ैरह कुछ नहीं होता, ट्रम्प ऐसा कहते हैं। तो अगर ऐसा माइंडसेट रहेगा सभी लोगों का, तो फिर ग्लोबल वार्मिंग तो होनी है, ठीक है?
न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट, और भी नए-नए चैलेंजेस निकल के आ रहे हैं, नए-नए खतरे निकल के आ रहे हैं। नॉन ट्रेडिशनल कंसेप्शन में हमने देखा ह्यूमन सिक्योरिटी एंड ग्लोबल सिक्योरिटी पे हम फोकस करते हैं। ठीक है, चेंज जो हो रहा है नेचर ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है, नेचर ऑफ थ्रेट्स टू सिक्योरिटी, है ना? तो हम डिस्कस करते हैं कुछ थ्रेट्स के बारे में, जो नए-नए थ्रेट्स हैं, ओके? तो टेररिज्म का मतलब होता है पॉलिटिकल वायलेंस जो कि टारगेट करता है सिविलियंस को डेलिबरेटली एंड इनडिस्क्रिमिनेटली। तो भाई जानबूझ के लोगों को मारा जा रहा है यहाँ पर, ठीक है, बिना डिस्क्रिमिनेट किए हुए, कोई बच्चा हो, कोई बूढ़ा हो, कोई औरत हो या फिर कोई आदमी हो, किसी भी रिलीजन को हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी नेशनैलिटी का हो, सबको उठा करके मार दिया जाता है इसमें टेररिज्म में। ओके, इंटरनेशनल टेररिज्म जो है इसमें इन्वॉल्व होते हैं सिटीजन, और किसी टेरिटरी की बात की जाती है, मोर देन वन कंट्री। तो इंटरनेशनल टेररिज्म में जो है कई सारी कंट्रीज इन्वॉल्व हो सकती हैं। ठीक है, जैसे इस्लामिक स्टेट और जो चल रहा था आईएसआईएस का टेररिज्म का चल रहा था ना ग्रुप, तो इराक जो ईरान वो वाले एरिया में चल रहा था, ओके, तो इनको थोड़ा-थोड़ा एलिमिनेट किया गया। ओके, तो ये जो है किसी को भी अफेक्ट कर सकते हैं, कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हैं। टेररिस्ट भी जो है आजकल टेक्नोलॉजी का भरपूर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? तो बिल्कुल अंडरमाइन नहीं करना चाहिए अपने दुश्मन को। ठीक है? टेररिस्ट जो हैं, वो चेंज करते हैं पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, ठीक है? और कंडीशन जो भी चल रही है, ठीक है? अगर उनको पसंद नहीं आती है यहाँ की पॉलिटिकल कंडीशन वगैरह, तो उसको चेंज करते हैं वो। ओके, बाय थ्रेट जो है खतरे का यूज़ करते हैं, फ़ोर्स का यूज़ करते हैं, ब्लास्ट वगैरह करते हैं, ज़माने भर की तो उनकी टैक्टिक्स होती है, ठीक है? सुसाइड बॉम्बर्स भी होते हैं, लोग अपने आप को जाकर के उड़ा देते हैं, ठीक है? सिविलियंस को टारगेट करते हैं ये लोग, ओके? डराने के लिए लोगों को पब्लिक में, ओके, और जो लोग जब डर जाते हैं, लोग दुखी हो जाते हैं, ठीक है? उनकी अनहैप्पीनेस जो होती है उसको यूज़ करते हैं पब्लिक की वेपन की तरह, नेशनल गवर्नमेंट और पार्टीज़ जो भी कॉन्फ्लिक्ट में होती है उससे, ठीक है? जैसे नहीं हाईजैक कर लेते हैं वो लोग, फिर जो है बोलते हैं कि हमारे ये जो टेररिस्ट भाई-बहन हैं जो उनके, तो उनको बोलते हैं कि रिहा करो ये वो। तो उसको जो है वेपन की तरह यूज़ करते हैं ये लोग। अटैक कर लेंगे, सब लोग कब्ज़े में कर लेंगे और फिर बोलेंगे कि इसको रिहा करो इस टेररिस्ट को। है ना? तो क्लासिक केसेस ऑफ टेररिज्म का देखने को मिलता है जिसमें हाईजैकिंग की जाती है प्लेन्स की। है ना? एयरप्लेन जो है उनको कैप्चर कर लेते हैं, पूरा हाईजैक कर लेते हैं। प्लांटिंग बॉम्ब्स इन ट्रेन्स वगैरह हो गया, कैफ़े हो गया, मार्केट हो गया, क्राउडेड प्लेसेस जहाँ पर बहुत सारे लोग जाते हैं, वहाँ पर जो है ये लोग क्या करते हैं बॉम्ब वगैरह लगा देते हैं। नहीं, हमारे यहाँ भी हुआ था ताज होटल में, है ना? हमारे देश में भी पार्लियामेंट में भी अटैक किया था। सिंस टू 11 सितंबर 2001 में जो टेररिस्ट अटैक हुआ था अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में, ओके? तो अदर गवर्नमेंट और पब्लिक जो है, उनको ध्यान आ गया टेररिज्म में। पहले ये लोग मानते नहीं थे उतना। तो टेररिज्म जो है, उसके बारे में फिर लोगों को समझ में आया। टेररिज्म कोई नई बात तो है नहीं, ओके? पास्ट में भी ना कई सारे टेरर अटैक देखने को मिले हैं, मिडल ईस्ट में, यूरोप में, लैटिन अमेरिका में, साउथ एशिया में। ओके, तो ये पर्टिकुलर आइडियोलॉजी रहती है और ये लोग भी मोटिवेट करते हैं, जो नए-नए बच्चे होते हैं, ठीक है? जो नहीं टीनेजर्स होते हैं, उनको टारगेट करते हैं क्योंकि जो है उनको मैनिपुलेट करना ईज़ी होता है। ओके, जब आप देखोगे ना आर्मी, एयर फोर्स, नेवी, इन सब में जो है जब किसी भी एग्ज़ाम वग़ैरह में भी देख लो तो कम ऐज के लोगों को लिया जाता है, ओके? क्योंकि उनको जो है फिर उनको उसी तरीके से उनको ढाला जाता है उनको, क्योंकि वो लोग जो है लर्न करने की कैपेसिटी होती है उनमें। बाद में जो है लोग जो है अपनी आइडियोलॉजी को लेकर के सीखना बंद कर देते हैं धीरे-धीरे करके, ओके? तो ऐसा देखा गया है लोगों में। ह्यूमन सिक्योरिटी जो है इसके बारे में बात करें तो 3 टाइप्स में देखी जाती है। फर्स्ट टाइप जो होती है पॉलिटिकल राइट्स में, जब हम बात करते हैं पॉलिटिकल राइट्स में, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच इन जो एक्सप्रेशन होता है, असेंबल होना कहीं भी, ओके? जैसे कि प्रोटेस्ट की बात की जाती है। ओके, हमारे जो है फंडामेंटल राइट्स भी हैं, हमको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन फर्स्ट का ए, है ना? 19 के फर्स्ट का ए। फंडामेंटल राइट है हमारे पास, बोलने का अधिकार है, अपने व्यूज़ रखने का अधिकार है, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करने का अधिकार है, इन्फॉर्मेशन लेने का अधिकार है ना? दूसरी कंट्रीज़ में ऐसा नहीं होता है, ठीक है? जैसे कि चाइना में देख लो, वहाँ पर अलाउ नहीं है, ओके? गवर्नमेंट के खिलाफ आप नहीं बोल सकते, वहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं। जब अंग्रेज़ हमारे देश पे रूल किया करते थे, तो वो लोग जो है हमारे देश के लोग अगर उनके खिलाफ कुछ भी बोलते थे तो उनको जेल में भर देते थे, है ना? सेकंड टाइप जो है इकोनॉमिक एंड सोशल राइट की बात करते हैं, ओके?
थर्ड टाइप में जो है राइट्स ऑफ कोलोनाइज्ड पीपल और एथनिक इंडिजीनियस माइनॉरिटीज। तो जिनके ऊपर जो है कॉलोनी बना करके रखा था उनके राइट्स की बात करते हैं। ठीक है, एथनिक और इंडिजीनियस जो माइनॉरिटीज है उनके राइट्स के बारे में बात करते हैं। तो इस पे जो है एग्रीमेंट तो होता है कि बातचीत की जाती है, पर कोई भी स्पेसिफिक ऐसा एग्रीमेंट नहीं है कैसे राइट्स इनको देने हैं और कैसे राइट्स को यूनिवर्सल बनाना है। ठीक है, जो सभी लोगों के लिए अवेलेबल हो, यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स, है ना। ना ही कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है तो तब क्या किया जाए जब इंटरनेशनल कम मतलब कि जब राइट्स का वायलेशन हो तो इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या करे? यहाँ पर देखो एक पिक्चर दी गई है। ये इंसान जो है भूखा यहाँ पर पड़ा हुआ है, ठीक है? गरीब सा सा देखने देखने से ही पता चल रहा है। तो ही डज़न्ट एक्जिस्ट, मतलब वो लोगों के लिए एक्जिस्ट ही नहीं करता। देखो कितने अच्छे से इग्नोर करके सब लोग जा रहे हैं, है ना? हमारे देश में भी ऐसे सीन देखने को मिलते हैं कई सारे। न्यूज़पेपर में आता है। सिंस द 1990s से देखें डेवलपमेंट्स हुए इराक ने क्या किया, जो है इन्वेज़न कर दिया था कुवैत में। कुवैत छोटू सी कंट्री है, ठीक है? ऐसे ट्रायंगल जैसी है। तो इराक के नीचे है कुवैत, तो कुवैत के ऊपर अटैक कर दिया था। ओके, जीनोसाइड हुआ था रावंडा में। रावंडा में जो है बहुत सारे लोगों को मारा गया था। इंडोनेशिया की मिलिट्री ने किलिंग की थी ईस्ट तिमोर में, ठीक है? ईस्ट तिमोर जो है कंट्री है, तो वहाँ पर लोगों को मारा था, ठीक है? तो डिबेट हुआ कि क्या यूएन जो है उसको इंटरवेन करना चाहिए, ह्यूमन राइट अब्यूज़ को रोकना चाहिए, ठीक है? यूएन कोई काम का है नहीं, बताएँ तो। मतलब इतना कुछ हो रहा है ना वर्ल्ड में, कुछ नहीं करते ये लोग। ठीक है? जो पावरफुल कंट्री है उनके खिलाफ तो आप कुछ बोल ही नहीं सकते, है ना? चाइना के खिलाफ कोई कुछ बोल सकता है, चाइना वीटो कर देगा, है ना? वहाँ पर भी तो ह्यूमन राइट्स का अब्यूज़ होता है, इतने सारे लोगों की जान जाती है। पाकिस्तान में देखो वहाँ पर तो चाइना पाकिस्तान को बचा लेता है वीटो करके, ओके। म्यांमार में इतने सालों से जो है वहाँ पर अत्याचार हो रहा है रोहिंग्यास के ऊपर, ठीक है? तो वो हमारे देश में घुस रहे हैं, कहीं बांग्लादेश में घुस रहे हैं, कहीं दूसरी कंट्रीज़ में जाकर के घुस रहे हैं, ठीक है? तो उनके लिए कौन बोल दिया, है ना? तो तो ऐसा बोला जाता है कि कुछ आर्ग्यू करते हैं कि यूएन चार्टर जो है, यूएन का जो संविधान है उसमें लिखा गया है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है हथियार उठा सकती है ताकि डिफेंस कर सके ह्यूमन राइट्स का। ओके, कुछ लोग बोलते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट जो है पावरफुल स्टेट का, वो डिटरमाइन करता है कि कब ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं और कब जो है यूएन को जो है एक्ट करना है। मतलब जो P5 मेंबर्स हैं, परमानेंट 5 मेंबर्स, उनके इंटरेस्ट ही मैटर करते हैं बेसिकली, अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे बात करें, ठीक है? जो 5 मेंबर्स हैं, यूएस, यूके, रशिया, चाइना, फ्रांस। जब इनके इंटरेस्ट को खतरा होगा ना तभी जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी जो जिसको यूएन कहा जा रहा है, तो यूएन जो है हथियार वगैरह उठाएगा, ठीक है? और फिर जो है ह्यूमन राइट्स वायलेशन के खिलाफ बोलेंगे, ठीक है? जैसे जो है इराक ने जब कुवैत के ऊपर हमला किया था, ठीक है? इन्वेजन किया था, तब यूएस भी आ गए थे क्योंकि यूएस का वहाँ पर इंटरेस्ट था। वरना ज़माने भर में ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं, ये लोग नहीं आते हैं। ग्लोबल पॉवर्टी की बात करें, ग्लोबली जो इतने सारे गरीब लोग हैं, तो ये एक और जो है सोर्स ऑफ इनसिक्योरिटी है। ओके, गरीबी देखने को मिल रही है। वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है 760 करोड़ की बात की गई है, वैसे तो 8 बिलियन है, ओके। 8 बिलियन हो चुकी है वर्ल्ड की पॉपुलेशन, हमारे देश में 1.4 बिलियन है। ओके, तो ग्रो नियरली 1000 करोड़, मिडल ऑफ द 21st सेंचुरी में 1000 करोड़ बढ़ गई। ओके, हाफ ऑफ द वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है, जो ग्रोथ हो रही है, 6 कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही है पॉपुलेशन की। इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, ठीक है? अमंग द वर्ल्ड्स पुअरेस्ट कंट्री, जो सबसे अगर पुअरेस्ट कंट्री में बात करें, तो पॉपुलेशन जहाँ पर जो ट्रिपल हो रही है, नेक्स्ट 50 इयर्स में ट्रिपल हो जाएगी। ओके, गरीब कंट्रीज़ में पॉपुलेशन बढ़ रही है। पता है ज अमीर लोग जो हैं थोड़ा कम बच्चे वगैरह देखना, है ना? हेल्थ वगैरह में ध्यान करना, पैसे कमा रहे हैं, ये सब चीज़ों में लगे रहते हैं। गरीब लोगों में बच्चे ज़्यादा होते हैं, वो ये भी सोचते हैं कि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा काम में हाथ हाथ बटेगा। तो ऐसी भी थोड़ी वो होती है, ठीक है? लोगों की माइंडसेट जब एजुकेटेड होने लगती है ना फैमिलीज़, तो वो जितना पाल सकते हैं उतने ही लोगों को जन्म देते हैं। मतलब वो होता है ना कि खर्चा भी बढ़ जाता है, फिर एजुकेशन वगैरह इतनी महँगाई है, तो ये सारी चीज़ों को भी देखते हैं। तो यूपी, बिहार साइड बात करें तो वहाँ पर पॉपुलेशन की ग्रोथ हो रही है। हमारे सदर्न इंडियन की बात करें तो वहाँ पर जो है पॉपुलेशन की कम हो रही है, ठीक है? ग्रोथ वहाँ पर पॉपुलेशन बूढ़ी हो रही है। ऐसे ही जो है डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्री में देखने को मिलता है। डेवलपिंग कंट्री में जो है पॉपुलेशन बढ़ रही है, डेवलप्ड कंट्री की बात करें तो वहाँ पर पॉपुलेशन घट रही है। ओके, जो जापान हो गए, साउथ कोरिया हो गए, ठीक है? इटली हो गए, तो ये लोग जो है परेशान हैं क्योंकि इनकी पॉपुलेशन जो है रुकी हुई है, ठीक है? बढ़ नहीं रही है, ऊपर से बूढ़ी भी हो रही है।
ओके, तो कई सारी रिच कंट्री है, वहां पर पॉपुलेशन कम होती हुई दिख रही है। हाई पर कैपिटा इनकम एंड लो पॉपुलेशन ग्रोथ मेक रिच स्टेट, और जो रिच सोशल ग्रुप होते हैं और ज्यादा रिच। मतलब कि देखो, पॉपुलेशन कम है, ओके, और ये लोग अमीर हो रहे हैं। कैपिटा इनकम, जो पर कैपिटा इनकम है, जैसे कि अगर हमारे देश की बात करें तो 3.5 ट्रिलियन जीडीपी आप मानो, ठीक है? तो 3.5 ट्रिलियन, तो इस 3.5 ट्रिलियन जो है इसको सारे लोगों पे बाँट दो, तो पर कैपिटा इनकम जो है सबके हिस्से में आ जाएगी, ओके? ऐसी चीज़ें देखी जाती है। तो ये पर कैपिटा इनकम लोगों की बढ़ रही है, अमीर कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो वो और रिच होते जा रहे हैं, ओके? वहाँ पे जो सोशल ग्रुप है और रिच होते जा रहे हैं, उनकी इनकम जो है, अगर दूसरी तरफ हम बात करें लो इनकम हाई पॉपुलेशन ग्रोथ, जो हमारे देश में भी देखने को मिल रही है और दूसरी कंट्रीज में भी देखने को मिल रही है, डेवलपिंग कंट्रीज में। ओके, कह रहे हैं अब अफ्रीका में सबसे ज्यादा जो है यंग पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, तो गरीब जो है और गरीब होते जा रहे हैं, पुअर स्टेट में जो है पुअर ग्रुप और पुअर होते जा रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है यहाँ पर, है ना? और जो है पर कैपिटा इनकम इनकी कम है। तो ग्लोबली ना ये डिस्पैरिटी देखने को मिल रही है। एक जगह जो है बहुत रिच जो है रिच होते जा रहे हैं, ठीक है? कुछ रीजन जो अच्छे खासे डेवलप हैं, कुछ रीजन अच्छे से डेवलप नहीं देखने को मिलते हैं। तो कंट्रीब्यूट कर रहा है गैप जो नॉर्दर्न एंड सदर्न कंट्रीज में, ठीक है? नॉर्दर्न जो है अमीर माना जाता है, जो यूएस हो गए, कनाडा हो गए, वेस्ट की जो कंट्रीज है यूरोप की, तो इनको जो है ग्लोबल नॉर्थ कहा जाता है, बाकी की जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको साउथ कहा जाता है, ग्लोबल साउथ। ओके, तो डिस्पैरिटीज़ देखने को मिल रही हैं। साउथ की बात करें तो यहाँ पर भी डिस्पैरिटीज़ देखने को मिल रही है। कुछ कंट्रीज़ जो हैं अच्छी-खासी, मतलब कि थोड़ा बहुत अपने आप को मैनेज कर रहे हैं और पॉपुलेशन ग्रोथ को स्लो कर रहे हैं और रेज़ कर रहे हैं अपने लोगों की इनकम, पर वो फेल हो रहे हैं इन सब चीज़ों में। मतलब दूसरी जो कंट्रीज़ हैं वो फेल हो रही हैं। जैसे इंडिया, चाइना जो है वो डेवलपिंग कंट्री, चाइना डेवलपिंग है नहीं वैसे, है ना? अच्छा खासा ग्रोथ रेट है उनका, अच्छी खासी डेवलप है, इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे हाई, रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं, वो तो रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं, ठीक है? तो मतलब पर कैपिटा इनकम भी बहुत हाई है और अपने आप को डेवलपिंग कहता है, ठीक है? तो इंडिया की बात करें तो हम अपने लोगों को फिर भी थोड़ा बहुत सस्टेन कर रही है गवर्नमेंट, है ना? बाकी दूसरी कंट्रीज़ की, अफ्रीकन कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पर लूट-पाट मची देखने को मिलती है। ओके, अथॉरिटेरियन रूल देखने को मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड की आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट वगैरह होते हैं ना, मतलब जो है आर्मी वगैरह ने coup कर लिया, गवर्नमेंट को हटा कर के कब्ज़ा कर लिया, तो ये सब जो है सब-सहारन अफ्रीका में देखने को मिलता है। अफ्रीकन रीजन में बहुत देखने को मिलता है। एक बार जो है कोई पावर में आ गया तो वो अपनी पावर को छोड़ना ही नहीं चाहता है, ठीक है? पुअरेस्ट रीजन है वर्ल्ड का सब-सहारन अफ्रीका, ठीक है? 21st सेंचुरी में जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं, उनकी जान जाएगी इस रीजन में ही, ठीक है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की अगर पूरा कंबाइन कर दें, पूरे वर्ल्ड को भी, बाकी के वर्ल्ड को, तो अगर कंपेयर करते हैं तो सबसे ज़्यादा जान जो है इन लोगों की जाती है, ठीक है? मतलब जाएगी भी। यहाँ पर देखने को मिलती है गरीबी वगैरह भी बहुत ज़्यादा। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी कि लोग कितना जीते हैं, ठीक है? सब सहारन अफ्रीका में देखो सिर्फ 40 साल लोग जीते हैं, ओके? नियरली ऑल द सोसाइटीज़ जिसमें एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखने को मिलती है 70 साल, और पर्सनल इनकम जो है $1 बस, सॉरी, $1000 जो दिखाया गया है। 1975 में जो है लाइफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो एवरेज इनकम जो थी इनकी, क्यूबा में जो है 70 थी, श्रीलंका में 80, ओके? इनकी जो इनकम भी बताई गई है कि कितना एक इंसान कमाता था। ब्राज़ील और लीबियंस, तो इनके बारे में स्वीडन की बात करें, देखो नंबर ऑफ बेबीज़ इनकी डेथ होती है, 1000 में देखा जाता है, ओके? तो यहाँ पर ना 3 बच्चों की बस जान जाती है 1000 में, ठीक है? डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करें सिर्फ 1 जो है 100 में। इंडियन सबकॉन्टिनेंट में 1 की जान जाती है 7 में से, ठीक है? तो देख रहे हो कितना गैप देखने को मिला। अफ्रीका में 1 इन 5, ठीक है? तो इन्फेंट का यहाँ पर बताया गया है। तो ऐसे ही हल्का-सा डेटा दिया गया आपको गैप दिखाने के लिए कि कितना ज़्यादा गैप देखने को मिलता है। पॉवर्टी जो है, गरीबी जो है साउथ में, वो जो है बहुत, उसकी वज़ह से बहुत ज़्यादा माइग्रेशन होता है। जब एक जगह से दूसरे, मतलब कि जब ना गरीबी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, नहीं काम के लिए लोग ना रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ माइग्रेट करते हैं, है ना? तो यहाँ पर ना कई सारे जो माइग्रेंट वर्कर्स आते हैं, नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया में भी लोग काम करने के लिए जाते हैं। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं, वहाँ से डेवलप्ड कंट्रीज़ की ओर जाते हैं लोग ताकि अच्छी ज़िंदगी मिल सके। काम के लिए, पढ़ाई के लिए, तो ये सब माइग्रेशन देखने को मिलता है। बेटर लाइफ़ के लिए, ठीक है, बेटर इकोनॉमिक अपॉर्च्युनिटीज़ के लिए, काम वगैरह के लिए जो है नॉर्थ में जाते हैं, ठीक है? मतलब वेस्टर्न कंट्रीज़ में। तो इसकी वजह से इंटरनेशनल पॉलिटिकल फ्रिक्शन भी देखने को मिल रहा है। ना कई सारे लोग इल्लीगली एंटर करने की कोशिश करते हैं दूसरे देशों में, अमीर कंट्रीज़ में। तो इंटरनेशनल लॉ भी बनाए गए, कानून बनाए गए ताकि जो है डिफरेंस कर सके जो माइग्रेंट्स हैं, जो कि अ
जो कि खुद से अपनी मर्ज़ी से अपनी जो देश को छोड़ कर के आए हैं ताकि उनकी ज़िंदगी अच्छी हो सके, है ना? कई रीज़न से। और रिफ्यूजी वो होते हैं कि भाग कर आए हैं, उनको आना नहीं था इस देश में, पर क्या करते जान का खतरा था इसलिए भागना पड़ा। जैसे म्यांमार से रोहिंग्यास को भागना पड़ रहा है, ओके? तो जैसे कि तालिबान के रूल की वज़ह से जो है अफ़गानिस्तान से लोग भाग रहे थे, ओके? पर उसने वो भी बंद करवा दिया, ओके? तो यहाँ पर जो है नेचुरल डिज़ास्टर, वॉर या फिर उनको मारा जा रहा है, इसकी वजह से वो भाग कर के आते हैं तो उनको रिफ्यूजी कहते हैं। स्टेट्स जो हैं जनरली ना एक्सेप्ट करते हैं रिफ्यूजीज़ को, बट वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं माइग्रेंट्स को। ओके, तो व्हाइल रिफ्यूजी जो हैं छोड़ देंगे जो कंट्री ऑफ ओरिजिन को, मतलब कि जो रिफ्यूजी जो है मतलब कि अपने देश के अंदर ही एक एरिया में उनको मारा जा रहा था, तो वो दूसरे एरिया में जाकर के रहने लगे। तो इनको इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल कहा जाता है। ओके, नेशनल बॉर्डर्स के अंदर ही रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कश्मीरी पंडित्स को जो है कश्मीर में जो है वॉयलेंस हो रहा था, उनको मारा जा रहा था 1990s में, तो वो डिस्प्लेस्ड हो गए, उनको मजबूरी में अपना घर छोड़ के दूसरे रीजन में सेटल होने पड़ा। तो इसको इंटरनली डिस्प्लेस्ड कम्युनिटी बोलते हैं। वर्ल्ड में जो रिफ्यूजी टैलीज़ है तो उसको देखते हैं, तो परफेक्टली अगर देखें तो जो वॉर्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट वगैरह हैं, जो मार-पीट हो रहा है, ठीक है? साउथ में तो उसकी वज़ह से मिलियंस ऑफ रिफ्यूजी 1 मिलियन में 10 लाख होता है, ठीक है? तो कई सारे लाखों जो रिफ्यूजी हैं, तो सेफ हेवन के लिए इधर-उधर जाते हैं, ओके, अपना घर-बार छोड़ के जाते हैं। 1990 से 1975 तक जो 70 स्टेट्स हैं, वो इन्वॉल्व थे 93 वॉर में, मतलब कि 70 कंट्रीज़ जो हैं। ओके, तो ये लोग जो है वॉर वगैरह में इन्वॉल्व थे जिसकी वजह से है 55 लैक्स जो लोग हैं इनकी जान गई थी। एज़ अ रिज़ल्ट इंडिविजुअल फैमिलीज़ और जो है इस टाइम पर जो कम्युनिटीज़ वगैरह उनको फ़ोर्स हो गए थे वो लोग माइग्रेट करने के लिए। ओके, क्योंकि डर था वॉयलेंस का, है ना? डर की वजह से, ठीक है? डिस्ट्रक्शन की वजह से उनका घर-बार सब बर्बाद हो रहा था। जब रशिया-यूक्रेन वॉर हो रही थी तो यूक्रेन से भी बहुत सारे लोग बाहर निकले थे। ओके, एनवायरनमेंट का भी डिस्ट्रक्शन होता है, जहाँ पर वॉर होती है ना, वहाँ पर सारी चीज़ें खराब हो जाती हैं। ओके, कभी भी अटैक हो सकता है, एजुकेशन वगैरह तो मिल नहीं सकती, हेल्थ की सर्विस सब खराब हो जाती है। ओके, इकोनॉमी कहाँ से बूस्ट करेगी, काम-काज, धंधा सब कुछ ठप पड़ जाता है ना? जो मार्केट वगैरह सब क्लोज़ रहते हैं, तो सोचो जब कमाएँगे नहीं, कुछ नहीं चलेगा, तो लोग वहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी नहीं करते हैं। ओके, तो देश का डेवलपमेंट जो है गड्ढे में चला जाता है। अगर हम कोरिलेशन देखें वॉर में और रिफ्यूजी माइग्रेशन में, तो इसमें हमें पता चलता है 1990s का जो दिखाया गया है यहाँ पर कि 60 रिफ्यूजी जो मतलब कि 60 में से जो 3 रिफ्यूजीज़ हैं, वो इंटरनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट की वजह से निकले हैं। यहाँ पर देखो रिफ्यूजी इन द वर्ल्ड 2017 का दिया गया है। तो डिस्प्लेस्ड पीपल तो यूरोप में देखें 16%, 11% एशिया एंड पैसिफिक, 30% अफ्रीका, 26% मिडल ईस्ट और अफ्रीका वाला रीजन अनस्टेबल रहता है बहुत ज़्यादा। ओके, तो हेल्थ एपिडेमिक के बारे में बताया है यहाँ पर। एचआईवी और एड्स जो है और बर्ड फ्लू हो गया, ठीक है? और सीवियरली एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम सार्स हो गया, ठीक है? सार्स कोव 2 ही जो है कोविड का वायरस था। ओके। कोव जो 2 है, इसका पहले वाला भी था जो कि मिडल ईस्ट में देखने को मिला था, सेकंड वाला जो है कोविड पैंडेमिक था। ओके, तो ये जो है बहुत ज़्यादा फैला माइग्रेशन की वज़ह से। कोविड-19 जो है क्यों फैला? माइग्रेशन, टूरिज़्म, बिज़नेस, मिलिट्री ऑपरेशन इन सब चीज़ों क्योंकि ह्यूमन इधर से उधर जाते हैं ना जब ये सारी चीज़ें फैलती हैं। एचआईवी और एड्स जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है ये तो। एचआईवी जो है वायरस है, ओके, और एड्स जो है डिसीज़ है। इसकी दवाई नहीं बन पाती है, पता है आपको? क्योंकि जो है वायरस का चेंजिंग नेचर होता है। आज जो है हमने इसकी दवाई बनाई, पता चला दूसरे दिन जो है ये वायरस बदल गया, ओके? तो मतलब कुछ ना कुछ ये अपने अंदर में चेंज कर लेता है, इसलिए जो है कोविड-19 की वैक्सीन बनाने में बहुत डिफ़िकल्टीज़ हो रही थी। तो एक कॉमन चीज़ ढूँढ के बनानी पड़ती है इसकी वैक्सीन वग़ैरह, है ना? तो जो है टूरिज़्म वग़ैरह तो लोग इधर से उधर ट्रैवल कर रहे थे, इसलिए तो कोविड बहुत जल्दी फैल गया वर्ल्ड में, है ना? एक कंट्री की सक्सेस और फेलियर जो है लिमिट हो जाती है जब डिसीज़ वग़ैरह फैलती है, इन्फेक्शंस वग़ैरह होते हैं। जब देश में जो है कोविड फैल रहा था, तो चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग हब जो है, तो लोगों को समझ में आया था क्योंकि चाइना ने जो है क्या किया था, हर चीज़ को लॉकडाउन कर दिया था, बंद कर दिया था। तो सारी चीज़ों की सप्लाई रुक गई थी। देश में जो है कई सारे जो पार्ट्स हैं वहाँ पर कमी आ गई थी, जैसे कि गाड़ियों की सर्विस हो गई या फिर कुछ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। हर चीज़ में जो है चाइना का सप्लाई होता था माल, ठीक है? तो वहाँ पर लॉकडाउन लगा तो वर्ल्ड में जो है बहुत प्रॉब्लम आ गई थी। लोगों को समझ में आया कि भई चाइना के ऊपर सारी डिपेंडेंसी नहीं रख सकते हैं। फिर चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी लाई गई।
कि चाइना में ठीक है अपना प्लांट लगाओ पर दूसरी कंट्री में भी लगाएँगे। ओके, ताकि जो है सप्लाई चेन का डिस्ट्रप्शन ना हो। तो इसकी वज़ह से अगर डिसीज़ वग़ैरह फैलती है तो हर चीज़ लिमिट हो जाती है देश के अंदर, है ना? ओके, अगर एक कंट्री इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाती है तो दूसरी कंट्री में जो है ये सारी चीज़ें फैल जाती हैं। जैसे चाइना जो है कोविड को जो है वुहान से निकला था ना, तभी तो डोनाल्ड ट्रंप इसको वुहान वायरस, चाइनीज़ वायरस कहते हैं। ओके, तो वहाँ पर जो है ये काउंटर नहीं कर पाया था, टैकल नहीं कर पाया था। ओके, जो वायरस को कोविड पैंडेमिक को जो है रोक नहीं पाया था ये, तो वो फैलती गई और उसकी वजह से दूसरी कंट्रीज़ में भी ये सारी चीज़ें फैलती गईं। 2003 में एस्टिमेट किया गया था कि 4 करोड़ जो लोग हैं इन्फेक्टेड हैं एचआईवी और एड्स से वर्ल्ड वाइड। 2/3 जो है इसमें अफ्रीका में देखने को मिलती है, हाफ ऑफ द साउथ एशिया में देखने को मिलते हैं। ठीक है, बाकी के इन नॉर्थ अमेरिका जो है अदर इंडस्ट्रियलाइज़्ड जो कंट्री है जहाँ पर अच्छी खासी इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं, तो वहाँ पर ड्रग थेरेपीज़ लाई गई ताकि जो है डेथ वगैरह कम हो गई जिससे एचआईवी और एड्स की लेट 1990s में। बट ये जो ट्रीटमेंट है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ओके, तो जो गरीब कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं चल पाती हैं, ठीक है? क्योंकि वो पे नहीं कर पाएँगे, वो प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है? दवाई वाले जो बना रहे हैं उनको, तो वो लोग क्यों करेंगे ये जो मतलब ये जो मेहरबानी है ना कि फ्री में दवाई बाँटे। तो देखने को मिला कि मेजर फैक्टर जो है डिप्राइव होता है रीजन में बैकवर्ड मतलब जिसकी वज़ह से वो लोग और ज़्यादा गरीब हो जाते हैं, ठीक है? डिसीज़ वग़ैरह को टैकल नहीं कर पाएँगे तो और ज़्यादा प्रॉब्लम निकल के आएगी उनके देश में, है ना? अफ्रीका में कई सारी बीमारी ऐसी है, ट्रॉपिकल रीजन में बेसिकली पाई जाती है। ये देखो ये इक्वेटर हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तो यहाँ पर गर्मी, हीट, बारिश बहुत ज़्यादा रहती है। ओके, तो इन रीजन में ना एक तो ह्यूमिडिटी भी बहुत रहती है और गर्मी भी बहुत रहती है जिसकी वज़ह से लोगों की एफिशिएंसी भी बहुत कम होती है। ओके, और इसकी वज़ह से यहाँ पर बीमारियाँ वग़ैरह भी बहुत होती हैं जिसको नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज़ेज़ भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें एशिया अफ्रीका वाला रीजन आता है। तो अदर न्यू एंड पुअरली अंडरस्टूड डिसीज़ है जैसे कि नई-नई डिसीज़ेज़ निकल के आ रही हैं, कोरोना निकल के आया था, है ना? जिसने सबको रुला दिया था। इबोला वायरस, हैंटा वायरस निकल गया, हेपेटाइटिस जो कि लिवर को अफ़ेक्ट करता है। ओके, व्हाइल जो ओल्ड डिसीज़ेज़ भी हैं जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस हो गया, हमारे देश में अभी भी टीबी है जिसको एंड करने का टारगेट रखा है 2025 तक, जिसको हम अचीव कर लेंगे 2030 तक, है ना? क्योंकि हमारे देश के लोग जो हैं फिर करेंगे नहीं ना इसलिए पहले से ही रख दिया टारगेट ताकि 30 तक तो अचीव कर ही लेंगे। वर्ल्ड लेवल पे 2030 है टारगेट। तो और भी डिसीज़ जैसे कि मलेरिया हो गया, है ना? मच्छरों को फिर भी थोड़ा बहुत टैकल कर सकते हैं। डेंगू फीवर, कोलेरा हो गया, तो ये जो है इसकी वज़ह से ये लोग क्या करते हैं म्यूटेट करते रहते हैं। अपना वायरस जो होता है चेंजिंग नेचर होता है, ये अपने आप को जो है मतलब कि ये जो है ढाल लेते जैसे नहीं मच्छर जो है पहले मॉर्टिन लगाते थे, फिर मॉर्टिन से भी वो नहीं डरता अब, है ना? मॉर्टिन से भी वो अच्छा खासा निकल के आ जाता है, मॉर्टिन उसका कुछ नहीं कर पाती है ना? तो उसने अपने आप में वो रेज़िस्ट कर लिया, अपने आप को उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली ढाल लिया है ना? तो ड्रग रेज़िस्टेंस देखने को मिलता है, डिफ़िकल्ट हो जाती है ट्रीट करना ऐसी डिसीज़ेज़ को, है ना? टाइम के साथ-साथ जो है ये जो मच्छर वग़ैरह ये सब जो है ना जीव-जंतु ये भी अपने आप में चेंजेस कर लेते हैं, है ना? जैसे अब एक्सट्रीम क्लाइमेट होता जा रहा है ना, तो क्रॉप्स वग़ैरह भी इसको झेलने वाली जो क्रॉप्स हैं वो बच जाएँगी, बाकी सब रह जाएँगी, है ना? मतलब चली जाएँगी, जो नहीं उगा पाएँगे उनको। तो जो क्रॉप्स बच जाएँगी वो अपने आप में चेंजेस कर लेंगी, ताकि जो है वो कंडीशन के जो सिचुएशन है, जैसा टेम्परेचर है उस अकॉर्डिंगली ढल जाए। तो ऐसे ही होता है, ये जो डिसीज़ेज़ वग़ैरह होती है, डेंगू भी मच्छर से होता है। ओके, तो ये अपने आप को ढाल लेते हैं उसके हिसाब से, है ना? तो और तगड़े बन जाते हैं। एपिडेमिक्स जो है एनिमल्स में भी देखने को मिलती है जिसका इकोनॉमिक इफ़ेक्ट भी होता है। ओके, तो लेट 1990s में ब्रिटेन जो है लॉस्ट बिलियंस ऑफ डॉलर्स तो मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो गया था इनको क्योंकि जो है वहाँ पर मैड काऊ डिसीज़ फैल गई थी। ओके, और बर्ड फ्लू होता है ना बहुत सारे बर्ड्स की ये लोग जान ले लेते हैं। ओके, तो जिसकी वज़ह से अब ये लोग ये सारी चीज़ें खाते भी हैं ना, नॉन वेजिटेरियन होते हैं, ये लोग सप्लाई करते हैं ये सारी चीज़ें, तो इनको जो है नुकसान हो गया था। ओके, अब तो जो है जानवरों को ज़माने भर की जो है एंटीबायोटिक्स और कई सारी जो है दी दवाइयाँ दी जाती हैं, तो उनके अंदर भी डिसीज़ हो जाता है, फिर उनको जो है मार दिया जाता है, ये सब एक्सपोर्ट करते हैं, जो इनका मीट वग़ैरह और फिर वो लोग सब लोग खाते हैं, तो उनको और ज़्यादा नई-नई बीमारियाँ निकल के आ रही हैं। है ना? तो ऐसी एपिडेमिक्स जो हैं डेमॉन्स्ट्रेट करती हैं, दिखाती हैं कि जो इंटरडिपेंडेंस जो है स्टेट की मतलब दिखाते हैं कि भई वर्ल्ड कितना कनेक्टेड है। एक जगह कोविड आया तो सब में फैल गया, है ना? बर्ड फ्लू आया, कोई भी वायरस आ रहा है, पूरे में फैल रहा है ना? तो वन नेशन वन हेल्थ का कॉन्सेप्ट भी इनमें निकल के आया था, ठीक है? वन नेशन वन हेल्थ की बात की गई थी कि हमें जो है सबके ऊपर फ़ोकस करना है। सॉरी ये तो हमारे देश का है वन नेशन।
वन वर्ल्ड की बात कर रहे थे, वन वर्ल्ड वन हेल्थ, ठीक है? तो इसको सपोर्ट कर रहा है डब्ल्यूएचओ। ओके, हम अपने देश के बारे में भी ये कर रहे थे, बाकी ये जो है वन वर्ल्ड वन हेल्थ की बात कर रहा है डब्ल्यूएचओ, ओके? तो ऐसे टैकल करने के लिए ही ग्लोबल प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए आता है। तो जो इंटरडिपेंडेंस दिखाता है कि अब जो है बॉर्डरलेस हो गया है एकदम, अगर देखें चीज़ों को तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन की ज़रूरत है इन चीज़ों को टैकल करने के लिए। एक्सपेंशन जो हो रहा है कॉन्सेप्ट का सिक्योरिटी का, इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी भी तरीके की डिसीज़ या फिर जो प्रॉब्लम हो रही है, उसको हम सिक्योरिटी के अंदर इंक्लूड कर लें, है ना? अगर हम ऐसा करते भी हैं, तो कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी जो है अपना जो जो उसका मेन जो चीज़ है ना, वो लूज़ कर देगा, ओके? एवरीथिंग जो है, वो सिक्योरिटी का इश्यू बन जाएगा, हर चीज़ सिक्योरिटी का इश्यू नहीं होता है, ओके? अगर किसी को जो क्वालिफ़ाई करना है सिक्योरिटी प्रॉब्लम के लिए कि जिसको हम कहें कि ये सिक्योरिटी प्रॉब्लम है, ओके? तो उसके लिए इश्यू जो है उसको शेयर करना पड़ेगा मिनिमम कॉमन क्राइटेरिया। ठीक है, तो सिक्योरिटी के लिए भी एक क्राइटेरिया रखा गया है। जैसे कि वो थ्रेटन कर रहा है वेरी एक्सिस्टेंस, ओके, स्टेट और या फिर ग्रुप ऑफ पीपल को जो उनकी लाइफ को ही थ्रेट कर रहा है, कि ये ऐसी चीज़ आ गई है जिसकी वजह से जैसे कि टेररिज्म है। टेररिज्म की वजह से सब कुछ अफेक्ट हो रहा है, टेररिज्म की वजह से स्टेट को भी खतरा है, इंडिविजुअल पर्सन को भी खतरा है, कम्युनिटी को भी खतरा है। ओके? जो है प्रिसाइज़ होना चाहिए नेचर में जो कि थ्रेट जो खतरा है उसकी बात की गई। फॉर एग्ज़ाम्पल मालदीव्स की बात करें तो मालदीव्स जो है उसको फ़ील हुआ कि ग्लोबल वार्मिंग जो है बिग पार्ट उसकी टेरिटरी का जो है डूबता जा रहा है, ओके? मतलब इसकी सी लेवल बढ़ रहा है, तो मालदीव जो है पानी के अंदर डूबता जा रहा है। इसका जो है पानी में डूबता जा रहा है इसका पोर्शन, तो ये छोटा-सा बचेगा फिर, ओके? तो वैसे ही जो है यहाँ पर देखने को मिला कंट्री जैसे कि साउथ अफ्रीकन रीजन में यहाँ पर एचआईवी एड्स जो है जिसकी वज़ह से जो सीवियस सीरियस थ्रेट देखने को मिला, खतरा देखने को मिल रहा है। ओके, तो हर 6 में से 1 इंसान को जो है ये डिसीज़ देखने को मिलती है। ऐसे ही हर 3 में से 1 इंसान को जो है बोट्सवाना में भी ये डिसीज़ देखने को मिली है। तो बोट्सवाना में और ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन देखने को मिली है। 1994 में जो है, जो तुत्सी ट्राइब है रवांडा की, तो उन्होंने ना थ्रेट फेस किया। नियरली 5 लाख जो पीपल थे, उनकी जान चली गई। हुतू ट्राइब जो है, उन्होंने मारा इनको। ठीक है? मतलब जो ये यहाँ पर ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट हो गया, हुतू ट्राइब ने जो है तुत्सी ट्राइब को मारा, ठीक है? तो 5 लाख लोगों की जान चली गई इससे, ठीक है? तो ये भी जो देखने को मिला नॉन ट्रेडिशनल कंसेप्शन जो है सोसाइटी का, इसमें जो है ट्रेडिशनल कंसेप्शन ऑफ सोसाइटी की तरह ही है, पर इसमें जो है वेरी करती हैं चीज़ें अकॉर्डिंग टू लोकल कॉन्टेक्स्ट, तो लोकल चीज़ें भी देखी जाती हैं इसमें, उससे जो है चीज़ें चेंज हो जाती हैं। अब देखते हैं हम कोऑपरेटिव सिक्योरिटी का कंसेप्ट। तो जो नॉन ट्रेडिशनल जो सिक्योरिटी के थ्रेट्स हैं, जो खतरे हैं, उनसे डील करने के लिए हमको जो है मिलिट्री कन्फ्रंटेशन की ज़रूरत नहीं है, हमें उसके लिए कोऑपरेशन की ज़रूरत है। क्योंकि नॉन ट्रेडिशनल जो सिक्योरिटी के थ्रेट्स जो खतरे हैं, उसमें कई सारी चीज़ें जैसे कि डिसीज़ वगैरह आ गई, है ना? हेल्थ का इश्यूज़ आ रहा है वहाँ पर, तो दूसरी चीज़ें आ जाती हैं, तो इसमें जो है कोऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। मिलिट्री फोर्सेस जो है उनका रोल हो सकता है कॉम्बैट करने में टेररिज्म को, ठीक है? ये एनफोर्स करने में ह्यूमन राइट्स को, तो मिलिट्री वगैरह का रोल यूज़ हो सकता है, जब हमें टेररिज्म को रोकना हो, ओके, उससे जो है खतरा उससे टैकल करना हो या फिर ह्यूमन राइट्स को लेकर के चलना है, तब जो है हम फ़ोर्स का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर भी फ़ोर्स जो है पर जो है लिमिट होती है किस तरीके से जो फ़ोर्स का यूज़ करना है। बट डिफ़िकल्ट होता है कि जो किस तरीके के फ़ोर्स को यूज़ करें जो कि पॉवर्टी वग़ैरह को ख़त्म करे, पॉवर्टी से लोगों को निकाले, मैनेज कर सके माइग्रेशन को, रिफ्यूजी मूवमेंट को एंड कंट्रोल कर सके एपिडेमिक्स। तो इंडीड कई सारे सच है कि कई सारे केसेज़ में जो है मिलिट्री फ़ोर्सेस का यूज़ किया जाता है। अगर मिलिट्री फ़ोर्सेस का यूज़ किया जाएगा तो उससे चीज़ें और ज़्यादा वर्स हो जाएँगी, है ना? ख़राब हो जाएँगी। तो मोर इफेक्टिव ना और ज़्यादा इफेक्टिव चीज़ों के लिए एक स्ट्रैटेजी लानी होगी जिसमें इंटरनेशनल कोऑपरेशन हो। ओके, तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बात करती है। कोऑपरेशन जो है बायलैटरल भी हो सकता है, 2 देशों के बीच में भी हो सकता है, रीजनल भी हो सकता है, 2 रीजन के बीच में भी हो सकता है, कॉन्टिनेंटल भी हो सकता है, 2 कॉन्टिनेंट के बीच में भी हो सकता है। और ग्लोबल लेवल पे हो सकता है कि सारी कंट्रीज़ जो है उस पे एग्री कर रही हैं। ओके, तो ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ थ्रेट पे। कैसा थ्रेट है, कितना खतरा है, तो इस पे डिपेंड करता है। और विलिंगनेस भी कि कंट्रीज़ वगैरह चाहती भी हैं कोऑपरेट करना कि नहीं, वो रिस्पॉन्ड कर रही हैं कि नहीं। पता चला आ गए हैं क्लाइमेट मीटिंग के लिए, कोई कोई जो भरोसा ही नहीं कर रहा क्लाइमेट चेंज पे, कोई आना ही नहीं चाहता, है ना? तो कोऑपरेटिव सिक्योरिटी जो है इसमें इन्वॉल्व करते हैं वैरायटी ऑफ अदर्स प्लेयर। ठीक है, इसमें कई सारे प्लेयर्स आ जाते हैं। इसमें नेशनल, इंटरनेशनल दोनों आ जाते हैं। इंटरनेशनल
इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि यूनाइटेड नेशंस हो गए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, डब्ल्यूएमएफ सॉरी आईएमएफ हो गए और वर्ल्ड बैंक हो गए। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी इसमें आ जाती हैं, जैसे कि एमनेस्टी इंटरनेशनल, रेड क्रॉस, प्राइवेट फाउंडेशंस आ गई, चैरिटीज़ हो गई और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड यूनियन एसोसिएशन, सोशल एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारी आ गई। बिज़नेस कोऑपरेशन, ग्रेट पर्सनैलिटीज़, है ना? तो सब कुछ इन्वॉल्व हो जाते हैं इसमें। मदर टेरेसा, नेल्सन मंडेला ये सब। कोऑपरेटिव सिक्योरिटी जो है इसमें ना यूज़ करते हैं फ़ोर्स का एज़ अ लास्ट रिसॉर्ट, मतलब कि जब सारे रास्ते बंद हो गए तब जो है आप जो है फ़ोर्स का यूज़ कर सकते हो। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है सैंक्शन किया उन्होंने यूज़ ऑफ फ़ोर्स ताकि डील कर सके गवर्नमेंट जो किल कर रही थी, अपने ही लोगों को इग्नोर कर रही है, लोगों की जो प्रॉब्लम्स है उसको पॉपुलेशन को जो है जो पॉवर्टी डिसीज़ और जो तबाही से जो झेल रहे हैं, उनको अगर गवर्नमेंट जो है इग्नोर कर रही है, इन सारी चीज़ों को गवर्नमेंट जो है अपने ही लोगों को मार रही है, तब जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है बोलेगी कि जाओ भई फ़ोर्स का यूज़ करो और का इनको जो है टैकल करो। ओके? जैसे कि एग्री कर सकते हैं कि अगर वॉयलेंस का यूज़ किया जाता है इंटरनेशनल टेररिस्ट के अगेंस्ट, जो लोग जो हैं इन इंटरनेशनल टेररिस्ट को बढ़ावा देते हैं उनके अगेंस्ट, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी जो है ज़्यादा बेटर होती है अगर हम यूज़ करते हैं फ़ोर्स को जो सैंक्शन की गई है एंड अप्लाई करते हैं कलेक्टिवली, मतलब कि इंटरनेशनल कम्युनिटी उसको कलेक्टिवली अप्लाई भी कर रही है, ठीक है? पहले तो अलाउ कर दिया, ठीक है भाई जाओ फ़ोर्स का यूज़ करो और फिर जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी इसका यूज़ कर रही है, ओके रेदर देन जो है व्हेन इंडिविजुअल कंट्री डिसाइड्स टू यूज़ इट्स ओन, ठीक है? मतलब कि यूएस ने क्या किया था यूनिलैटरली जो है इराक में जो है इन्वेजन कर दिया था क्योंकि इराक ने कुवैत के ऊपर कब्ज़ा कर दिया था। ओके, कुवैत को जो है क्योंकि यूएस का वहाँ पर इंटरेस्ट था क्योंकि जो है सद्दाम हुसैन ना तेल के कुएँ में आग लगा रहा था, है ना? तो यूएस को सस्ता तेल कैसे मिलता फिर? ओके, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक कंट्री जाकर के खुद से सब कुछ कंट्रोल कर रही है। यहाँ पर इंटरनेशनल कम्युनिटी का सैंक्शन होना चाहिए कि हाँ भई, इन्होंने अलाउ किया है तो जाकर के कंट्रोल कर रहे हैं चीज़ों को। इंडिया की सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी देखते हैं। इंडिया में ना ट्रेडिशनल मिलिट्री का भी यूज़ करते हैं और नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट भी देखने को मिलते हैं सिक्योरिटी को, ओके, जो कि हमारे अंदर देश के अंदर भी हैं और बॉर्डर में भी देखने को मिलते हैं। ये सिक्योरिटी जो स्ट्रैटेजी है हमारे देश की 4 ब्रॉड कंपोनेंट्स आते हैं इसमें, जिसमें जो है कॉम्बिनेशन में टाइम टू टाइम जो है चीज़ें चेंज भी होती हैं। तो 4 कंपोनेंट है कि पहले तो अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को स्ट्रेंथन करो क्योंकि इंडिया ना कई सारे जो है कॉन्फ्लिक्ट झेल चुका है अपने नेबर्स के साथ में। ठीक है, पाकिस्तान जो है बार-बार हरकतें करता रहता है, चाइना भी करता रहता है, ठीक है, बार-बार जो है अपना एरिया बढ़ाने की कोशिश करता है, इंडिया का जो टेरिटरी को कैप्चर करने की कोशिश करता है। वैसे ही बांग्लादेश में भी अब इश्यू देखने को मिल रहा है। तो मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ हमारा होना ज़रूरी है, डिफेंस में खर्चा करना ज़रूरी है क्योंकि हमारी सिक्योरिटी का मामला है। पाकिस्तान से देखिए 1947-48 में वॉर की, 1965 में अटैक किया, इसने 1971 में इश्यू हुआ, 1999 में हुआ। चाइना ने 1962 में किया, ठीक है? उसके बाद में डोकलाम स्टैंड ऑफ भी हुआ था, 2020 में गालवन क्लैश भी हुआ था, है ना? तो यहाँ पर लिखा नहीं है। सिंस इट इज़ सराउंडेड बाय न्यूक्लियर आर्म्ड तो मतलब कि न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज़ से हम घिरे हुए हैं। चाइना के पास भी है, पाकिस्तान के पास भी है, ठीक है? दोनों के पास है न्यूक्लियर कंट्रीज़ जो साउथ एशियन रीजन में। तो इंडिया के पास भी होना चाहिए था न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, है ना? क्योंकि वरना ये लोग हमारे सर पे नाचते रहते। तो इंडिया ने भी अपना जो है 1998 में जो न्यूक्लियर टेस्ट किया, जो कि जस्टिफाइड है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि जो वो जस्टिफाई करते हैं, बोलते हैं सही है इंडिया के पास में होना चाहिए। भई हमारी मजबूरी है वरना ऐसे पड़ोसी होंगे तो हमारी जीवन ही खतरे में पड़ जाना है ना? तो इंडिया ने फर्स्ट किया था न्यूक्लियर डिवाइस 1974 में जिसको ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा कहा गया था। 1998 में ऑपरेशन शक्ति के तहत जो है इंडिया जो है एक न्यूक्लियर पावर कंट्री बन गया था। सेकंड कंपोनेंट है इंडिया की जो सिक्योरिटी स्ट्रेटजी का स्ट्रेंथन करना इंटरनेशनल नॉर्म्स को भी, है ना? इंटरनेशनल नॉर्म्स जो है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, उनको भी पावरफुल होना चाहिए। उनको उनके अंदर भी चेंजेस होने चाहिए, वो भी जो है स्ट्रांग हो, ठीक है? ताकि प्रोटेक्ट कर सके सिक्योरिटी इंटरेस्ट को। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो थे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, तो इन्होंने सपोर्ट किया था कॉज़ ऑफ एशियन सॉलिडारिटी कि एशियन वाले सब साथ में आएँ, ठीक है? डीकोलोनाइजेशन को सपोर्ट किया था कि जो लोगों को आज़ादी मिले, है ना? जो कॉलोनी बना कर के रखी है, वो सब आज़ाद हो जाएँ। डिसआर्मामेंट की बात करते हैं कि जो वेपन्स जो हैं, मास डिस्ट्रक्शन के वेपन्स हैं, उनको छोड़ा जाए, त्यागा जाए, है ना? यूएन में रिफ़ॉर्म की बात भी करते हैं, इंटरनेशनल यूएन जो है इसको फोरम की तरह देखते हैं, जो कि इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट वगैरह को सेटल कर सकता है। ठीक है, इन्होंने अपना फ़ेथ दिखाया था, इनको भरोसा था कि हाँ, यूएन जो है सॉल्व कर देगा चीज़ों को, पर इनको पता नहीं था क्या कि यूएन जो है कोई काम का नहीं है। मतलब कश्मीर के मुद्दे को भी लटका दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल कह रहे थे कि हमारा इंटरनल मैटर है, हम अपनी फ़ोर्सेस को भेज कर के सेटल कर लेंगे। ठीक है, पर जो प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पर ना जवाहरलाल नेहरू, तो उन्होंने बोला नहीं हम यूएन में लेकर जाएँगे, यूएन जो है सब सेट कर देगा। पर यूएन ने ऐसा अटकाया कि अटके हुए हैं अपन, है ना? इंडिया जो है
तो इंडिया ने बोला कि जो इनिशिएटिव लेकर के आओ ताकि जो है यूनिवर्सल एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, ठीक है, किसी के साथ भी भेदभाव ना करे और ग्लोबली एप्लीकेबल हो, नॉन ग्लोरिफिकेशन रिजीम, ठीक है, तो इसको लेकर के आओ जिसमें सारी कंट्रीज जो है उनको सेम तरीके के राइट्स एंड ऑब्लिगेशन हो विथ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। ठीक है, न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल। क्या होता है कि एनपीटी हमने आपको बताया था, नॉन प्रोलिफरेशन जो ट्रीटी है 1968 की, तो ये बहुत बायस्ड ट्रीटी है। ये कहती है कि जो वर्ल्ड की 5 कंट्री जो कि 1967 से पहले जिसने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है, वो न्यूक्लियर वेपन रख सकता है। 1967 के बाद में जिसने न्यूक्लियर टेस्ट किया है, उसको वेपन नहीं रखना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या बात हुई भैया, है ना? तुम तो बस जो है लोगों की डोमिनेंस एस्टेब्लिश कर रहे हो 5 कंट्रीज़ की, है ना? तो हमारे पड़ोसी तो इतने बदतमीज़ है कि हमको न्यूक्लियर वेपन रखना ज़रूरी है ना? तो आर्ग्यू करते हैं कि इक्विटेबल न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर लेकर के आया जाए, ओके? तो यूज़ करते हैं नॉन अलाइनमेंट, ताकि जो है हमने जो है नॉन अलाइनमेंट का भी यूज़ किया, ताकि जो है एरिया ऑफ पीस हमारी सिक्योरिटी पॉलिसी के बारे में बता रहे हैं टाइम के साथ-साथ, है ना? जैसे 1968 में हमने क्रिटिसाइज़ किया, हमने न्यूक्लियर वेपन वगैरह बनाए, ओके? अब यहाँ पर बात की जा रही है कि नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी लेकर के चले हम 1961 में, जब यूएस और यूएसएसआर जो है ग्रुप्स में डिवाइडेड थे लोग, तो हम बोल रहे थे कि हम किसी की तरफ नहीं हैं, हम जो है पीस की तरफ हैं, ओके? हम जो है शांति की तरफ है। तो हमारे साथ कई सारी जैसे इंडोनेशिया हो गया, ऐसे कई सारे देश जो है हमारे साथ जुड़ गए थे नॉन अलाइन्ड मूवमेंट में। ओके, दोनों सुपर पावर्स को हमने जॉइन नहीं किया था। इंडिया ने जॉइन किया था 160 कंट्रीज़ को और जो है साइन किया और रेटिफाई किया 1997 में जो है क्योटो प्रोटोकॉल को। जो क्योटो प्रोटोकॉल है उसमें बात की गई है कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो है उसको कम करना है, ओके, चेक में लाना है, ऐसा ना हो कि इतनी ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ जाए कि क्लाइमेट जो है बढ़ता जाए और ग्लोबल वार्मिंग हो जाए, है ना? इंडियन ट्रूप्स जो है तो इंडिया इसको रेटिफाई भी किया, इंडिया इस चीज़ों को सपोर्ट करता है। इंडिया का टारगेट भी है 2070 तक जो है हमें नेट जो ज़ीरो तक पहुँचना है, ठीक है? इंडिया जो है अपने सोल्जर्स को भेजता है यूएन पीस कीपिंग मिशन में जो है हम कंट्रीब्यूट करते हैं 2007 में जो है ऑल वुमेन कंटिंजेंट भी हमने भेजा था। ठीक है? तो पीस बनाने का काम करते हैं, इनको ब्लू हेलमेट्स भी कहा जाता है। ठीक है? तो कोऑपरेटिव सिक्योरिटी इनिशिएटिव में हम सपोर्ट भी करते हैं। थर्ड कंपोनेंट जो हमारी इंडियन सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी का है, तो पहला तो हो गया कि जो अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाना, है ना? अच्छे से रखना, ताकि जो हम अपने नेबर्स वगैरह जो अपनी सिक्योरिटी बना कर के रख सकें, है ना? काउंटर कर सकें उनको। सेकंड चीज़ है इंटरनेशनल जो है कमिटमेंट्स वगैरह, इंटरनेशनल जो कन्वेंशन है और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन वगैरह, है ना? तो उनको जो है स्ट्रेंथन करना, इनको पावरफुल होना चाहिए। थर्ड चीज़ हम देखते हैं कि सिक्योरिटी चैलेंजेज़ हैं उनको मीट करना, जो हमारे देश के अंदर हैं। सेवरल मिलिटेंट ग्रुप जो हैं, कई सारे मिलिटेंट ग्रुप हैं जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है प्रोटेस्ट करते हैं, अपने हथियार प्रोटेस्ट ऐसे नहीं, हथियार वगैरह उठा कर के वॉयलेंस वगैरह करके, ठीक है? तो कई सारे एरिया जैसे कि नागालैंड, मिज़ोरम, पंजाब, कश्मीर, तो यहाँ पर देखने को मिला है टाइम टू टाइम जो है, जो ये अलग होने की बात करते हैं। अलगाववाद की जो सेपरेटिस्ट टेंडेंसी निकल के आती है, यहाँ पर सेपरेट होने की बात करते हैं, ठीक है? भारत को तोड़ने की बात करते हैं। तो इन चीज़ों को टैकल करना देश के अंदर, ओके। इंडिया ने ट्राई किया है कि हम अपने नेशनल यूनिटी को बना के रखें, अपनी एकजुटता को बना कर के रखें। डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम है हमारे देश में, जो कि अलाउ करता है डिफरेंट पॉलिटिकल कम्युनिटीज़ जो हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं, अलग-अलग ग्रुप हैं, वो अपनी एन्जॉय कर सकते हैं अपनी सारी जो राइट्स को और उसके साथ-साथ उनकी प्रॉब्लम्स वगैरह का भी सॉल्व किया जाता है एंड पॉलिटिकल पावर भी दी जाती है लोगों को, है ना? इंक्लूसिव जो है हमारी अप्रोच रहती है, सारी कम्युनिटीज़, सारे रिलीजन, सारी कास्ट, हर एक जो लोग हैं हर एक सेक्शन जो है सोसाइटी को उसको साथ में लेकर के चलने की हमारी अप्रोच रहती है क्योंकि हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम है। हमारा जो है संविधान जो है सभी लोगों को समान अधिकार देता है। और फोर्थ चीज़ आती है फाइनली कि हम जो है इस तरीके से इंडिया डेवलप कर रहे हैं अपनी इकोनॉमी को कि हम जो बहुत सारे सिटीज़न्स जो हैं हमारे भारतीय के नागरिक हैं, तो उनको जो है पॉवर्टी से बाहर निकाला जाए, जो वो दुःख झेल रहे हैं उससे बाहर निकाला जाए। जो ह्यूज इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ वो झेल रहे हैं कि कई लोग बहुत अमीर हैं, कई लोग बहुत गरीब हैं, इससे उनको बाहर निकाला जाए। ओके, और ये सारी चीज़ें जो हमारे देश में ना रहें, गरीबी, भुखमरी ये सब, है ना? अटेम्प्ट करते हैं कि हम जो मतलब कि जो अटेम्प्ट किया गया तो उसमें थोड़ा सक्सीड भी हुए हम, है ना? तो हम एडवांस कर रहे हैं, इस तरफ निकल रहे हैं ताकि जो है हम गरीबी वगैरह खत्म कर सकें अपने देश में, इनइक्वालिटी को खत्म कर सकें, जो भेदभाव होता है ऊँच-नीच, जो गरीबी और जो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है? ये डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स जो है अलाउ करती है स्पेस फॉर आर्टिकुलेटिंग द वॉइस ऑफ द पुअर एंड द डिप्राइव्ड सिटीजन। तो हमारे यहाँ जो है डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी में हर एक इंसान को बोलने का अधिकार होता है। तो लोगों जो गरीब लोग हैं उनकी आवाज़ भी गवर्नमेंट तक पहुँचे, ठीक है? जिनके साथ में गलत हुआ है, डिप्राइव्ड हैं, जिनको चीज़ें नहीं मिलती हैं, ओके? तो जिनको रिसोर्सेज़ की कमी है, ठीक है? जिनके साथ में गलत हो रहा है, सबकी आवाज़ पहुँचे, है ना? तो प्रेशर होता है डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट के ऊपर कि वो कंबाइन करे इकोनॉमिक ग्रोथ को विद ह्यूमन डेवलपमेंट। ऐसा ना हो कि सिर्फ़ इकोनॉमिक
ग्रोथ बस होती रहे, है ना? इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ तो है भई अमीर लोग अगर जो है अच्छा खासा कमा रहे हैं, तो जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो जो है इकोनॉमिक ग्रोथ दिखने लगेगी। क्या गरीबों का डेवलपमेंट हो रहा है ना? क्या जो है हमारे यहाँ इनइक्वालिटीज़ कम हो रही हैं? तो ये भी देखना चाहिए। तो इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ में जो हम ह्यूमन डेवलपमेंट पे भी फोकस करेंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट में लोगों को अच्छी हेल्थ मिलनी चाहिए, ठीक है? एजुकेशन मिलनी चाहिए लोगों को अच्छी, ठीक है? स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए। ताकि जो है प्रॉपर वो अपने देश में कंट्रीब्यूट कर सकें, वो सर्विसेज़ में जा सकें, अपने परिवार को आगे लेकर के चल सकें, ठीक है? तो किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें। तो डेमोक्रेसी सिर्फ़ पॉलिटिकल आइडियल नहीं है, ओके? डेमोक्रेसी की हाँ, पॉलिटिक्स में सभी लोगों को इक्वल समान अधिकार और बोलने का अधिकार और ज़माने भर के अधिकार दिए गए। सिर्फ़ पॉलिटिकल चीज़ों की बात नहीं की जाती, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है इसको प्रोवाइड करना है ग्रेटर सिक्योरिटी, ठीक है? तो आप जो है और ज़्यादा पढ़ोगे इसके बारे में, फेलियर के बारे में, सक्सेस के बारे में जो इंडियन डेमोक्रेसी की है, ओके? तो ये जो आपने पढ़ चुके हो वैसे तो हमने पढ़ा चुके हैं ये बुक में, ठीक है? तो पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस बुक में आप देख भी सकते हो, हमने सारे लेक्चर्स पढ़ाए हुए हैं, तो प्लेलिस्ट में सेव हैं। ओके, तो चैप्टर हो गया है कंप्लीट। तो आपको कैसा लगा एक्सप्लेनेशन आप लाइक करके बता सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू।